नमस्कार साथियों। शर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब की बार अब जो अपन क्लासें अपनी चल रही है वो मुख्य रूप से स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से चल रही है, जिसके पीछे कारण महत्वपूर्ण यही है कि साथियों अपने जो स्टूडियो सेटअप है वो अपने सिक्कर में रह गया और आजकल हम बीकानेर आ चुके हैं। फिर भी हम आपसे जुड़े हुए हैं ताकि आप तक ये विशेष ज्ञान ज्योग्राफी की संपूर्ण जो क्लासें हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आशा करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी क्लास को शेयर करने के लिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्य यूं ही करते रहें। साथियों, आपके सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अधिक से अधिक बच्चों तक को जोड़े ताकि अपनी क्लास का फायदा काफ़ी बच्चों तक पहुंचे। आप इतना अवश्य करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों, इन्हीं विचारों के साथ में आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। हम आज देखने वाले हैं मुख्य रूप से शुरुआत क्लासेज के माध्यम से भारत में भौतिक प्रदेश जो है उसकी चर्चा करेंगे और हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उस पर अपना फोकस करेंगे। कक्षा 11 है, उसका अध्याय 2 है। तो 11वीं क्लास का जो एनसीईआरटी आरबीएसई अपना सिलेबस है उसमें अध्याय जो 2 है उस पर विस्तार से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अवश्य जुड़े, क्लास को शेयर करें और अन्य साथियों को भी जोड़ें। देखते हैं क्या लिखा है। साथियों, भारत को यदि मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। भौतिक प्रदेशों में भारत के भौतिक भाग, तो मैंने बताया कितने भौतिक प्रदेश है, 6। एक तो आ गया अपना हिमालय, दूसरा आ गया अपना उत्तरी मैदान, तीसरा भाग आ गया अपना पश्चिमी मरुस्थल, चौथा भाग आ गया अपना प्रायद्वीपीय पठार, है ना। पांचवा भाग आ गया तटीय मैदान और छठा आ गया द्वीप समूह, जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है ना, द्वीप समूह ये। इस प्रकार से हम 6 भौतिक प्रदेशों में भारत को बांटते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना। लेकिन आज अपन चर्चा करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। पहला जो भाग है उसकी चर्चा करेंगे। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसकी चर्चा अपन विस्तार से करते हैं। साथियों, ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये भारत का उत्तरी भाग में महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रदेश है, महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है अपना। क्योंकि ये जो भौतिक प्रदेश है ये, इसका निर्माण मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के बाद, क्योंकि हिमालय जो है ना, हिमालय का निर्माण, हालांकि इसकी क्लास विस्तार से डाल देंगे अपन कैसे हुआ। तो इसके लिए हुआ क्या कि जो ऊपर जो यूरेशियन प्लेट थी, कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और जो इंडो आर्यन प्लेट में जो दक्षिणी अपन दक्कन प्लेट है ये उत्तर की ओर खिसकी, और बीच में यहाँ जो सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। यह इसमें वलन पड़ा, मलबा इकट्ठा हो गया, और वलन पड़ने से इसके बीच में जो भी मलबा था साथियों, वो मलबा मुख्य रूप से वलित होकर के ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने से मुख्य रूप से इस भौतिक प्रदेश से का प्रादुर्भाव हुआ। तो जैसे यहाँ से कुछ इस प्रकार की पहाड़ियाँ उत्पन्न हुई,
तो ये हिमालय प्रदेश बना, ठीक है ना। तो इसके पीछे अपन भारत भौतिक पर्यावरण जो है इसके अंदर मुख्य रूप से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर विस्तार से चर्चा। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, जिसमें कोब्बर, जोली, है ना, विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हुए हैं उनकी द्वारा पर्वत निर्माणकारी शक्तियों की चर्चा करेंगे, तब विस्तार से अपन करेंगे, ठीक है ना। आज अपन कश्मीर, हिमालय और उसकी हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार, उसकी विशेषताएं, उसकी लंबाई चौड़ाई, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है, थोड़ा सा एक पेज इसमें शायद मिस हुआ है। हिमालय की लंबाई जो है साथियों, उत्तरी भारत की ओर सतत फैला हुआ है हिमालय पर्वत। तो इसकी लंबाई मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो उत्तर पूर्वी सीमा पर ये 2400 किलोमीटर लंबाई में है। कितना है? 2400 किलोमीटर लंबाई में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। और चौड़ाई इसकी देखते हैं तो लगभग 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के आसपास में इसकी चौड़ाई मिलती है। तो काफी अधिक लंबाई चौड़ाई इसकी है। वो पूरा पूरा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर से दक्षिणी इसको अपन देखेंगे तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। यदि उत्तर से दक्षिण अपन देखेंगे तो उत्तरी उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद में मध्यम या लघु हिमालय भी कहते हैं इसको, और उसके बाद में शिवालिक। ये 4 भाग इसके हैं। इसके अलावा अपन इसको पूर्व पश्चिम यदि बांटेंगे तो पूर्व पश्चिम की ओर अपन देखेंगे तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। और वो विभिन्न भाग कौन कौन से है, तो उसमें यदि पूर्व पश्चिम की चर्चा अपन करेंगे ना, तो अपन देखेंगे कि कश्मीर हिमालय, है ना, उसके बाद में आ गया अपना हिमाचल हिमालय, इसके बाद में आ गया अपना उत्तराखंड वाला कुमायूं हिमालय, उसके बाद में आ गया सिक्किम के, भारत की बात करें ना अपन, सिक्किम हिमालय, और उसके बाद में आ गया अरुणाचल या पूर्वी पहाड़ियां, इस नाम से इसको जानते हैं आदि, इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 भाग इस भाग से पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर देखे जाते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो ये प्रमुख कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए, ठीक है ना। तो 5 भाग मुख्य रूप से इसके हो गए हैं। कश्मीर, हिमाचल, कुमायूं, सिक्किम और पूर्वी पहाड़ियां, अरुणाचल, हिमालय। ये देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले कश्मीर हिमालय की चर्चा अपन कर लें। कश्मीर हिमालय की प्रमुख श्रेणी, साथियों यहाँ की श्रेणियों में हम देखेंगे तो यहाँ मुख्य रूप से कराकोरम श्रेणी 1 नंबर। उत्तर से दक्षिण चल रहे हैं अपन, ऐसे चलेंगे ना उत्तर दक्षिण। सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर और फिर त्रिपंजाल श्रेणी। ये मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलती है। वृहत हिमालय व कराकोरम के बीच में लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। तो मुख्य रूप से वृहत हिमालय और कराकोरम श्रेणी के बीच में यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। कश्मीर घाटी और डल झील वृहत हिमालय और त्रिपंजाल श्रेणियों के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है साथियों सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। कराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 76 वर्ग किलोमीटर। कितना लंबा है? 76 किलोमीटर लंबा है, मुख्य वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। हालांकि और भी ग्लेशियर यहाँ मिलते हैं, लेकिन सियाचिन है, जैसे बाल्टोरो है, पाक अधिकृत कश्मीर में चल जाता है ना। यहाँ पे बाल्टोरो ये भी एक ग्लेशियर है, लेकिन ये कश्मीर में ही है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र के आसपास में ही है। तो
76 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। दूसरा ग्लेशियर हिमनद अपना जो है, हिमनद है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो 28 किलोमीटर में फैला हुआ है ना, यह 28 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम है गंगोत्री। और जहां से गंगा नदी निकलती, कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी का उद्गम होता है। एक हिमनद आता है, मिलाम है ये, वैसे मिलम हिमनद या मिलाम हिमनद उत्तराखंड के अंदर है, जो 15 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ से मुख्य रूप से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम यहाँ पे कौन सा है? मिलाम से, यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है गौरी गंगा, है ना। इस हिम नदी के आसपास से निकलती है। तो ये भारत के प्रमुख है। तो पूछ ले भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, है ना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ अपन देखेंगे तो गंगोत्री है उत्तराखंड के अंदर, और मिलाम है ना। ये महत्वपूर्ण यहाँ अपने ग्लेशियर हिमनद है। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ एक सतत श्रेणी आपको नजर आती है, इसका नाम है, ये जो श्रेणी आपको नजर आ रही है, इसका नाम यहाँ पे है कराकोरम श्रेणी। उसके बाद में ये जो श्रेणी आपको नजर आती है, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में ये वाली जो श्रेणी आपको नजर आती है, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। और ये वाली नजर आती है, इसका नाम है शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना। या यहाँ पे पीर पंजाल भी है ना। यहाँ इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, लिख देंगे अपन, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। बहुत बार क्रम पूछ लेते हैं मेरे दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, तब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कराकोरम उत्तर के अंदर, उसके बाद में आती है लद्दाख, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद में आता है जास्कर, उसके बाद में आती है पीर पंजाल, उसके बाद में नीचे आ जाती है शिवालिक, सबसे दक्षिणी भाग, ठीक है ना। इस प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम हो जाता है। तो इसको आप मेमोराइज कर लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। फिर बात आई ग्लेशियर की। तो ग्लेशियर की बात आई तो ग्लेशियर हमने देखा है कि कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, यहां मुख्य रूप से ग्लेशियर है। तो ये वाला क्षेत्र है, यहां जो ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन, है ना। 75 किलोमीटर लंबा है और सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, हिमनद है ये, ठीक है ना। उसके बाद में उत्तराखंड है ना, ये वाला है उत्तराखंड। यहां जो ग्लेशियर मिलेगा आपको, यहाँ पे एक का नाम तो है मिलाम, एक का नाम है गंगोत्री, और यहाँ एक का नाम है पासमी है यमुनोत्री। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, ये प्रमुख हिमनद है जो उत्तराखंड के अंदर है। और यहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, मिलाम से गौरी गंगा निकलती है। इस प्रकार से इन हिमनदों से प्रमुख नदियां जो है उनका उद्गम होता है, ठीक है ना। प्रमुख नदियां हैं, इनका उद्गम इन ग्लेशियरों से होता है। तो ये प्रमुख ग्लेशियर है, मानचित्र में दे रखे हैं। मैंने कहा था बाल्टोरो, सियाचिन कश्मीर हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर है। ये पाक अधिकृत कश्मीर के आसपास में यहाँ पे है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली। फिर आता है करेवा शब्द आता है। तो करेवा क्या है? कश्मीर हिमालय में
हिमनद व हिमोड की मोटी परत के रूप में जमाव है। यानी ये जो हिमनद है वो पहाड़ियों के से नीचे जब उतरते हैं तो अपने साथ में जो निक्षेप लाते हैं उस मलबे का यहाँ पे मुख्य रूप से निक्षेप कर देते हैं। तो ये मोटे कंकड़ पत्थर बारिश में साथ में एक बारीक गाद मिट्टी का जमाव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मैदान हो गया। कौन सा? हिमोड का, हिमोड मैदान हो गया, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार के हिमोड मैदान होते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं यहाँ पे। और ये करेवा जो होता है मुख्य रूप से काफी प्रसिद्ध है, किसके लिए? जाफरान की खेती के लिए, जाफरान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो जाफरान कृषि मुख्य रूप से केसर की खेती जो होती है ना, केसर की खेती, उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर जाफरान या केसर की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है करेवा। तो करेवा कश्मीर कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय के अंदर। और क्या है? मुख्य रूप से ये हिमोड मैदान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चले आगे। फिर आता है हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब जो श्रेणियां है उसमें दर्रे, दर्रा होता है दो पहाड़ी जो श्रृंखलाएं होती है उन श्रृंखलाओं को बीच में से पार करने का रास्ता। जैसे ये रास्ता इधर से अपन पार कर सकते हैं इस श्रेणी को, इसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है ना। तो दर्रे मुख्य रूप से कौन कौन से है यहाँ पर देखते हैं। तो प्रमुख दर्रों में अपन देखते हैं जैसे वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय का प्रमुख दर्रा है जिसका नाम है जोजिला। फिर आती है पीर पंजाल श्रेणी जिसका प्रमुख दर्रा है बनिहाल जो पाकिस्तान से जोड़ता है। जास्कर जो श्रेणी है मुख्य रूप से जिसमें दर्रा है जिसका नाम फोटुला। लद्दाख जो श्रेणी है जिसका नाम जिसमें दर्रा आता है वो खरदू गल्ला। तो ये श्रेणी पूछ लेते हैं कि जोजिला किस श्रेणी में है? तो वृहत हिमालय में। बनियाल किस में है? तो पीर पंजाल में। फोटुला किस में है? जास्कर में। लद्दाख में कौन सा दर्रा है? तो खरदुगल्ला दर्रा। ऐसे बताना होता है, है ना। फिर यहाँ जो कश्मीर हिमालय इसके अंदर झील भी है, और मीठे पानी की झील जो मुख्य है यहाँ की डल और वुल्लर झील बहुत प्रसिद्ध है। जो मुख्य रूप से जो डल झील है और वुल्लर झील है, तो डल झील मुख्य रूप से किस नदी है? यहाँ तो कश्मीर किस नदी किनारे बसा हुआ है? झेलम के किनारे। तो झेलम नदी का भाग है ये झील, इधर से ही झेलम नदी है उसका प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो झेलम नदी प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से यह है। ये इसमें कश्मीर हिमालय में कौन सी झील है? डल और वुल्लर दोनों मीठे पानी की है, ठीक है। और यदि पापांगशोर सोमुरिरी की बात करेंगे तो ये खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है। और ये वाली झील जो है वो मीठे पानी की झील, ठीक है ना, याद रखोगे इनको। पूछ ले डल कहाँ है, उल्लर कहाँ है, पापांगशो कहाँ है, सोमुरिरी कहाँ है, इनमें से कौन सी मिट्टी की, कौन सी खारे पानी की। मानचित्र में इसको अपन दर्शाएंगे तो ये झील मुख्य रूप से है तो कश्मीर हिमालय के अंदर मुख्य रूप से है ना। तो यहाँ जो झील है जिसका नाम है डल, वुल्लर, दोनों मीठे पानी की है। और खारे पानी की अपन बात करें तो इसी भाग में कश्मीर हिमालय के अंदर ही यहाँ प्रमुख झील है जो खारे पानी की है। तो जैसे यहाँ मैं दर्शा दूं, पापांगशो और सोमुरिरी ये दो झीलें, ठीक है। तो ये दोनों खारी है और ये दोनों मीठी है, मीठे पानी की, ठीक है। देख लिया ये दो झीलें यहाँ मुख्य है। आगे आता है कि झेलम में श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा हुआ है और डल झील झेलम नदी का हिस्सा है, अभी बात की अपन ने।
डल झील मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? झेलम का हिस्सा है। यहाँ की जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है। कश्मीर हिमालय में अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जिसको दून कहते हैं। जम्मू दून, पठानकोट दून, है ना, कोटली दून, और भी है जैसे कोटली दून। तो ये क्या है? जैसे ये सतत पहाड़ी श्रृंखला है, यहाँ दूसरी पहाड़ी श्रृंखला है, दोनों के बीच के अंदर ये जो घाटी है, ये जो बीच में घाटी है, ये अनुदैर्ध्य है, ये दून है। अनुदैर्ध्य होता समानांतर, समानांतर जो घाटियां रहती है पहाड़ी के, उसको अपन क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। उदाहरण में जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून, जो प्रमुख जो ये निम्न भूमियां है, दून जो है वो प्लेन होते हैं क्योंकि पहाड़ों से अवसाद ला करके इस भाग में या जमा कर दिए जाते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। और ये दून जो मुख्य रूप से प्रमुख शहर जो होते हैं जैसे श्रीनगर है, जम्मू है, इन्हीं घाटियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर अगला आता है हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल की बात करेंगे तो ये पश्चिम में रावी नदी जो है यहाँ से शुरू होता है, पूर्व में काली नदी जो घाघरा की सहायक है यहाँ तक। फिर कश्मीर हिमालय की चर्चा अपन ने की थी, तो उस कश्मीर हिमालय की बात अपन ने नहीं की ना। तो उसका एक साइड का जो भाग है वो सिंधु है, यह नदी प्रवाहित होती है सिंधु, है ना। तो सिंधु नदी से लेकर के मुख्य रूप से यहाँ जो सतलज नदी है, इन दोनों के बीच का हिमालय ना, ये कश्मीर हिमालय, ये भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर ले, कश्मीर हिमालय दोनों के बीच, ठीक है ना। तो पश्चिम में रावी, पंच नदी में शामिल है रावी, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है। और एक साइड में रावी, एक साइड में काली जो घाघरा की सहायक नदी है, इन दोनों के मध्य स्थित भाग को हिमाचल उत्तराखंड हिमालय कहते हैं। हिमाचल हिमालय में दीर्घ, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियां मिलती है। दीर्घ, लघु और शिवालिक तीनों श्रेणियां यहाँ आसानी से मिलती है, ट्रांस नहीं मिलता, ठीक है। कौन सा नहीं मिलता? ट्रांस नहीं मिलता, बस बाकी तीनों श्रेणियां इसमें मिल जाती है। यहाँ रोहतांग, बारालाचा, सिपकिल्ला आदि दर्रे मिलते हैं जो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत चीन से जोड़ते हैं, रोहतांग दर्रा, बारालाचा और सिपकिल्ला, है ना। रोहतांग दर्रा आपको पता है यहाँ पे टनल भी बनी हुई है। तो ये रोहतांग पूछ ले कहाँ पे है, तो हिमाचल के अंदर मुख्य रूप से है। रोहतांग, बारालाचा, सिपकिल्ला, ये दर्रे जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? तिब्बत को जोड़ते हैं, किससे? भारत से जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इनकी अवस्थिति, इन दरों की अपन देखेंगे तो पाएंगे मुख्य रूप से ये दरें कहाँ मिलेंगे आपको। तो दरा मैंने बताया कि दो एक पहाड़ी क्षेत्र को पार करने का रास्ता होता है मुख्य रूप से। तो यहाँ जो श्रेणी है, यहाँ जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी, जो काफी विस्तृत श्रेणी है। इसको यदि मैं यहाँ बना दूं, यहाँ सही नहीं बनती कभी कभार, तो ये श्रेणी जास्कर श्रेणी है, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी जो है ना, इसके अंदर मुख्य रूप से जो दर्रे मिलते हैं, तो यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ जो दर्रा मिलता है इसका नाम है सिपकिल्ला, सिपकिल्ला दर्रा मुख्य रूप से यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ जो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो दर्रा मिलता है उसका नाम है बारालाचा, कौन सा मिलता है? बारालाचा।
ये तो शिपकिला, ये बारालाचा, ये दर्रा मिलता है। ठीक है, तो इनकी अवस्थिति थोड़ा सा आप ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पूछ ले जोजिला, यहाँ जोजिला दर्रा है ना, जो कश्मीर के वाला क्षेत्र है इसमें है यहाँ जोजिला। तो बारालाचा है, शिपकिला है, ये दर्रे मुख्य रूप से हिमालय पर्वत को पार करने के प्रमुख माध्यम थे। रोहतांग दर्रा है आदि। उसके बाद में यहाँ की प्रमुख घाटियां आती है। हिमाचल प्रदेश में जो काफी घाटियां जो काफी प्रसिद्ध है मेरे साथियों, जैसे प्रमुख घाटी में कांगड़ा, कुल्लू मनाली, काफी लोग घूमने के लिए, पर्यटन स्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण घाटी है ये, है ना। काफी लोग लाहौल और स्पीति, ये घाटियां बहुत प्रसिद्ध है। इसका टॉपिक भी लाहौल स्पीति का तो अपने सिंध क्लास के अंदर टॉपिक भी दे रखा है मुख्य रूप से। यहाँ प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में शिमला लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो पता है, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा घाटी, कुल्लू मनाली, काफी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये सब पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा आदि, है ना, सभी हिमाचल प्रदेश में। कुमायूं हिमालय कह दो चाहे उत्तराखंड हिमालय कह दो, एक ही बात है। उत्तराखंड हिमालय कह दो चाहे कुमायूं हिमालय कह दो, ये उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। और इसकी यदि अपन बात करते हैं तो साथियों, ये जो हिमालय प्रदेश है, उत्तराखंड राज्य में होने के कारण ही इसका नाम उत्तराखंड हिमालय है ना। तो उत्तराखंड हिमालय हिमाचल के मुख्य रूप से पूर्व में यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है और उत्तराखंड में इस हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से पुकारते हैं। यहाँ बहुत सारी चोटियां मिलती है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ जैसे मिलती है नंदा देवी, जो 7,817 मीटर है। कामेट मिलती है 7,756 है। त्रिशूल गंगा, त्रिशूल है 7,140 है। बद्रीनाथ है 7,138 है। केदारनाथ है जो प्रमुख है, धार्मिक स्थल भी है बद्रीनाथ केदारनाथ, लोग काफी लोग जाते हैं, आपको पता ही है, 6,940 मीटर है। दुजगिरी 7,066 मीटर है। गंगोत्री जहां से गंगा निकलती है, जो हिमनद है प्रमुख, वहां 6,615 मीटर है। और बंदरपूंछ, है ना, बंदरपूंछ जहां से यमुना जिसके आसपास निकलती है, 6,320 मीटर है। तो प्रमुख चोटियां जो है वो आपको कुमायूं हिमालय में मिलती है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर एक तो गंगोत्री है जहां से गंगा निकलती है, मैंने बताया अभी आपको। मिलाम हिमनद यहाँ पे है ना, पिंडारा है, आदि प्रमुख ग्लेशियर यहाँ है। तो पूछ ले कौन से हिमनद मुख्य रूप से कुमायूं हिमालय में है, कौन सा कुमायूं से संबंधित नहीं है, ऐसे पूछ लेना तो आपको ध्यान से उत्तर देना है इसका। तो गंगोत्री, मिलाम और पिंडारा किस हिमालय में है? कुमायूं हिमालय में है। नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, दुजगिरी, गंगोत्री, बंदरपूंछ, ये चोटियां कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय में। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये अपना उत्तराखंड हिमालय है। अब यहाँ की प्रमुख चोटियां जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, गंगोत्री, ठीक है ना। और भी यहाँ से आई है बंदरपूंछ, कामेट, कामेट, ये प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो उत्तराखंड या कुमायूं हिमालय की है ना। क्या है? ये प्रमुख चोटियां, पर्वत शिखर है जो यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हालांकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या कराकोरम श्रेणी में यहाँ केटू मिलता है, 8,611 मीटर ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा है ना। तो यहाँ केटू माना जाता है।
नंदा देवी है ना इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ये महत्वपूर्ण है, 7,817 मीटर। तो इस भाग की सबसे ऊंची चोटी जो है, पूर्णतः भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, उसका नाम यहाँ पे है नंदा देवी, पूर्णतः भारत में स्थित। ठीक है ना, यही है यहाँ पे। फिर आगे चलेंगे तो अपन यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की चर्चा करेंगे। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। अब मसूरी की बात पूछ ले कि ये किस स्टेट में है, तो आप उत्तराखंड में बताओगे तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत सब कहाँ पे है, यहीं पे मिलेंगे। मसूरी, रानीखेत, है ना, और कौन सा आया था, मसूरी, रानीखेत है, नैनीताल आ गया, अल्मोड़ा आ गया, नैनीताल आ गया, अल्मोड़ा आ गया, बागेश्वर धाम जो काफी प्रसिद्ध अभी हाल ही में चर्चा में भी है, बागेश्वर बाबा। तो आदि तीर्थ स्थल मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना, ये कौन सा है, उत्तराखंड स्टेट। यहाँ मिलेंगे। आया समझ में, कुछ आ जाएगा, देखते रहे। इसके अलावा यहाँ तीर्थ स्थल और भी, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, हेमकुंड, ये भी सभी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, आपको पता ही अपना धार्मिक है, लोगों की मृत्यु होने के बाद में उनको हरिद्वार डाल के आते हैं, उससे संबंध है ना, तर्पण करते हैं। हेमकुंड यहीं पे है, तो ये भी आप ध्यान रखो। इसमें प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन कौन से हो गए, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, यहाँ हरिद्वार हो गया। ठीक है ना, तो ये हेमकुंड हो गया। ये सभी कहाँ पे है, कुमायूं हिमालय में या उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे आगे चले। चलो अब आ गए अपन सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय ये भी काफी प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। यहाँ लेप्चा जनजाति रहती है। अब बहुत बार पूछ लेते हैं कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम में वह दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है ना, ये पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है। पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है दार्जिलिंग। इस भाग में मुख्य रूप से चाय की कृषि होती है, आपको पता ही है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, चाय के लिए। चाय की कृषि इसी भाग में होती है। तो सिक्किम में वह दार्जिलिंग हिमालय में जो घाटियां, उनको द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार। सिक्किम हिमालय में आर्किड के लिए प्रसिद्ध है। अब ये क्या है, आर्किड क्या है, विशेष प्रकार के फूलों की प्रजाति। यहाँ विशेष प्रकार के फूल पाए जाते हैं, तो उनकी प्रजाति जो है यहाँ मिलती है। उनके बगीचों को यहाँ आर्किड कहा जाता है। अब यहाँ अपन देखेंगे तो सिक्किम हिमालय जो है, ये यहाँ पे, ये जो स्टेट, ये वाला सिक्किम में, तो मुख्य रूप से यहाँ जो प्रसिद्ध चीज कौन सी है, आर्किड। क्या प्रसिद्ध है यहाँ की, आर्किड। ये आप ध्यान में रखोगे कि आर्किड यहाँ का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है, यानी फूलों की विशेष प्रकार की प्रजाति। ठीक है ना। हालांकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये नेपाल में है। यहाँ ये भी ध्यान, माउंट एवरेस्ट का गुरुजी ने ये तो बताया नहीं, सबसे ऊंची चोटी की बात तो कर लेते। माउंट एवरेस्ट है ना, ये नेपाल हिमालय में, कहाँ पे है, नेपाल के अंदर। और जिससे की ऊंचाई मुख्य रूप से आपको पता ही है
8,848 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ मुख्य रूप से नेपाल हिमालय। ये तो आप ध्यान ही रखोगे, नेपाल हिमालय में भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, आर्किड मैंने कहा कि ये फूलों की प्रजाति है जो मुख्य रूप से सिक्किम हिमालय में मिलती है। हिमालय की सबसे दक्षिणी और बाह्य श्रृंखला है वो शिवालिक है। यहाँ कांगतू नामचा बरवा एक पहाड़ी अरुणाचल हिमालय में चलेंगे ना अपन, तो वहां पे 7,756 मीटर ऊंची है नामचा बरवा और कांगतू चोटी। इनका संबंध कहाँ पे? अरुणाचल हिमालय से। इसको थोड़ा अपन देखेंगे तो अरुणाचल हिमालय ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है अरुणाचल हिमालय का आता है। यहाँ एक चोटी है उसका नाम है नामचा बरवा, 7,756 मीटर इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहाँ एक चोटी जिसका नाम है कांगतू, इसी भाग की प्रमुख चोटी है। ठीक है ना, तो ये अरुणाचल हिमालय वाला जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से ये चोटी है। यही वो नामचा बरवा है जिसको पार करने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र, इसको पार करके असम में प्रवेश करती है। ठीक है ना, इस नामचा बरवा को पार करते हुई वो असम की ओर प्रवेश करती है। इसके अलावा आता है शब्द पूर्वी पहाड़ियां। तो अरुणाचल हिमालय के अंदर जो पूर्वी पहाड़ियों की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां जैसे मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी। और मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी, ये चार तो पहाड़ियां मुख्य रूप से अरुणाचल के अंदर ही है ना, ये तो आपको अरुणाचल में मिल जाएगी। ठीक है, नागा पहाड़ियां नागालैंड में है और इन्हीं नामों से यहाँ पे जनजातियां निवास करती है। और ये पहाड़ियां पूर्वी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में मुख्य रूप से फैली हुई है। अब यहाँ आप आओगे ना तो इन पहाड़ियों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ जो पहाड़ियां पहले हिमालय इस रूप में यहाँ पे है, फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसे है और फिर ये इस रूप में आ गया, उत्तर से दक्षिण आ गया। तो यहाँ जो नागालैंड में है, यहाँ इन पहाड़ियों को नागा पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ ये जो पहाड़ियां हैं इस भाग में, इन पहाड़ियों को मुख्य रूप से मणिपुर के अंदर तो मणिपुर की पहाड़ियां बोलते हैं। यहाँ जो पहाड़ियां हैं इनको मिजोरम में है तो मिजो पहाड़ियां कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में यहाँ की पहाड़ियों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब आप कहोगे यहाँ भी कुछ पहाड़ियां, एक यहाँ पहाड़ी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये तीनों पहाड़ियां जो है गारो, खासी, जयंती, ये तीनों पहाड़ियां जो है ना वो दक्कन के पठार का हिस्सा है। किसका है? दक्कन के पठार का हिस्सा, न कि हिमालय का। तो इसको तो आप उस रूप में ध्यान रखो, जो मेघालय है ना, ये मेघालय का जो पठार है, इस पठार की जो पहाड़ियां है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा आता है? यहाँ दक्कन के पठार का हिस्सा है। तो ये इसका संबंध यहाँ से सीधा है ही नहीं। ठीक है ना, दक्कन के पठार से सीधा संबंध है। तो हिमालय में तो यहाँ अभी जो पहाड़ियों का नाम आया था, जैसे यहाँ की जो पहाड़ी है, यहाँ जैसे शब्द आया था मिशमी, अबोर, है ना, मिशमी, अबोर और मोनपा, निशी, ये यहाँ की पहाड़ी जनजातियां भी यहाँ रहती है। मोनपा, है ना, इन नामों से इन पहाड़ियों को मुख्य रूप से जाना जाता है। निशी, तो ये चारों की चारों आपको कहाँ मिलती है? अरुणाचल में। कहाँ मिलेगी आपको? अरुणाचल के अंदर। नागा, नागालैंड में मिलेगी। मणिपुर पहाड़ियां मणिपुर में मिलेगी। मिजो पहाड़ियां
मिजोरम में मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब आता है आगे, जैसे कि पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, दक्षिण में मिजो पहाड़ियां और लुशाई पहाड़ियां। मिजो को ही लुशाई कहते हैं, मिजो को ही लुशाई कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। इस भाग में पूर्वी पहाड़ियों के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ मणिपुर में एक झील है, लोकताक झील, जो मणिपुर घाटी में है। ये झील काफी प्रसिद्ध है, यहाँ की लोकताक झील के नाम से जानी जाती है। तो मणिपुर घाटी के अंदर है, मणिपुर में काफी प्रसिद्ध है। मिजोरम जो है ना, मोलिसिस बेसिन मिजोरम को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि किसे मोलिसिस बेसिन कहते हैं, तो मिजोरम को कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि यहाँ जो मिजोरम है वो असंगठित मृदुल शैलों से बना हुआ प्रदेश है, तो इसको मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है। यहाँ जो बहने वाली प्रमुख नदी है वो चिंडविन, जो इरावदी की सहायक नदी है। इरावदी म्यांमार की प्रमुख नदी, इरावदी कहाँ की है, म्यांमार की प्रमुख नदी है। तो इस भाग में बहने वाली प्रमुख नदी जो है वो चिंडविन है, जो इरावदी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये वाला भाग आ गया मोलिसिस बेसिन। किसको बोलते हैं, मिजोरम को, है ना। और यहाँ मुख्य रूप से एक झील है जिसका नाम है लोकताक झील, मणिपुर के अंदर लोकताक झील, जो काफी प्रसिद्ध झील है इस प्रदेश की। ठीक है, तो ये कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस भाग में है। वाह, धन्यवाद। ये थी अपनी महत्वपूर्ण क्लास हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मजबूरी में स्क्रीन रिकॉर्ड से बना रहे हैं भाई, बीकानेर हैं अपन, तो आपके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्लास बनाते रहें, आपको इसका लाभ देते रहें, ताकि आपको फायदा मिले। इसलिए मेरे साथियों, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, है ना। धन्यवाद आप सभी का सर्वा क्लासेज ज्वाइन करने के लिए। आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो आप शेयर भी इसको अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ में, जो होगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने और विस्तृत इसको इसलिए नहीं लिया है कि ये 11th क्लास की जो बुक है ना, एनसीईआरटी आरबीएससी के अंदर चल रही, राजस्थान बोर्ड के अंदर चल रही एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो इसके अनुसार अपन सारा इसमें चैप्टर डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन उत्तरी मैदान की विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ कौन से प्रश्न आए हैं जो विशेष है, जो गाइडों में भी नहीं मिलते भाई, यहीं से पूछते हैं प्रश्न, है ना। तो जरूर आप जुड़े और चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत होगी। इन शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी और तूफानी में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, यदि मरना लिया ठान ही, फिर हार क्या फिर जीत क्या, फिर हार क्या फिर जीत क्या। इन्हीं भाव, इन्हीं शब्दों के साथ में हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये अपनी जो कोशिश है, अपना प्रयास आपके लिए है, वो जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।